नरेंद्र मोदी, इतिहास को लेकर के उनका रिकॉर्ड थोड़ा सा डामाडोल रहा है। इतिहास को लेकर कई बार उन्होंने ऐसे दावे किए हैं जो कि फैक्ट चेक में सही नहीं निकले, फिर चाहे सिकंदर को बिहार पहुंचाना हो या फिर नेहरू काल में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के अपमान से जुड़ा दावा हो। 10 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए पीएम मोदी ने फिर से एक बार फैक्चुअली गलत दावा कर दिया। दरअसल हुआ क्या, बीते दिनों संसद में विपक्षी दलों ने नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि किसानों ने ये कानून मांगे ही नहीं थे, लेकिन मोदी सरकार ने जबरन उनके ऊपर थोप दिए। पीएम मोदी ने इस तर्क का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार सामंतशाही वाली सरकार नहीं है कि जब जनता कुछ मांगे तभी उसे दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम करती है। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, इस देश में दहेज के खिलाफ कानून बने, इनकी मांग कभी किसी ने नहीं की। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बना, किसी ने मांग नहीं की। बाल विवाह पर रोक, शादी की उम्र बढ़ाने और बेटियों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने को लेकर कानून बने, इनकी भी मांग किसी ने नहीं की। ये कानून बने क्योंकि ये प्रगतिशील समाज के लिए जरूरी थे। जरा यहाँ रुकिए 1 मिनट। इतिहास इस बारे में कुछ और कहता है। भारत में दहेज प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं की शादी न होने देने जैसी कई कुरीतियां लंबे वक्त तक रही। इनके खिलाफ लंबा संघर्ष चला, समाज सुधार आंदोलन हुए, इनके खिलाफ कानून बनाने की मांग हुई। चाहे राजा राम मोहन रॉय हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या आर्य समाज या ब्रह्म समाज, लीग से हटकर चलने वालों और अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत लोगों ने हमेशा बराबरी और न्याय के लिए आवाज उठाई। इन्हीं के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात दहेज प्रथा के खिलाफ संघर्ष की करते हैं। दहेज प्रथा के खिलाफ भारत में सशक्त आंदोलनों की शुरुआत 70 के दशक में हुई। इससे पहले ही 1961 में दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बन गया था, लेकिन 1961 का जो दहेज प्रतिबंध कानून था वो काफी लचीला यानी फ्लेक्सिबल था। 70 के दशक में भारत में फेमिनिज्म की तीसरी लहर शुरू हुई और फिर तब कहीं 1983 में दहेज प्रथा के खिलाफ पहला ढंग का कानून बना। इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठती रही थी। गांधी जी ने अपने पत्र पत्रिकाओं में कई बार दहेज प्रथा के खिलाफ लिखा। उन्होंने लिखा, जो भी युवा लड़का शादी के लिए दहेज की शर्त रखता है, न केवल अपनी शिक्षा को बदनाम करता है बल्कि अपने देश और स्त्रियों की गरिमा को भी। जो भी युवा दहेज की मांग करते हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। वहीं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, इंडियन वुमेन एसोसिएशन इत्यादि जैसे संगठन बने। इन संगठनों ने समय समय पर महिलाओं की बराबरी के लिए आवाज उठाई, विरोध प्रदर्शन किए। महिलाओं के लिए बराबरी के अधिकार में दहेज को खत्म करने की मांग भी शामिल थी। इन्हीं सब का परिणाम हुआ कि 1961 में दहेज के खिलाफ एक कानून बना। अब वापस से चलते हैं 70 के दशक के आंदोलनों पर। ये वो समय था जब पूरी दुनिया में आर्थिक संकट की मार चल रही थी। भारत भी इससे छूता नहीं था। मजदूर आंदोलन संगठित होते जा रहे थे। ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रही औरतों ने भी दहेज के खिलाफ कड़ा कानून बनाने को लेकर आंदोलन शुरू कर दिए। साल 1972 में शहादा आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद साल 1975 में प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विमेन नाम के संगठन ने हैदराबाद में दहेज प्रथा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसमें करीब 2000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके बाद जो आंदोलन थे उनका सिलसिला चल निकला। इतिहासकार उमा चक्रवर्ती अपनी किताब रीराइटिंग हिस्ट्री में लिखती हैं, 1977 में महिलाओं के समूहों ने राजधानी दिल्ली में नारेबाजी की। उन्होंने न केवल दहेज प्रथा को खत्म करने की मांग की, बल्कि दहेज न मिलने पर औरतों की हत्या के खिलाफ कानून बनाने का मुद्दा भी उठाया। इसमें महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुद्दा भी शामिल था। इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए। हालांकि आंदोलन का केंद्र दिल्ली बना रहा। दिल्ली में महिला दक्षता समिति, नारी रक्षा समिति और स्त्री संघर्ष समिति जैसे संगठनों ने आंदोलनों का नेतृत्व किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के विमेन कॉलेज की लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इस आंदोलन को मीडिया ने भी खूब कवर किया। इतिहासकार गायत्री स्पिवाक अपनी किताब कैन सबाल्टर्न स्पीक में लिखती हैं, इन आंदोलनों से पहले महिला की आग से जलकर हुई मौत को आत्महत्या और परिवार का आंतरिक मामला माना जाता था। ढंग से जांच भी नहीं होती थी, गवाहों के बयानों को भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन इन आंदोलनों ने सब कुछ बदल दिया।
इन आंदोलनों में एक्टिविस्ट ने कुछ दूसरे तौर तरीके भी अपनाए, जैसे आरोपी परिवार के घर के सामने जाकर नारे लगाना, दहेज मांगने वालों को सार्वजनिक तौर पर बदनाम करना और पीड़ित औरत के पति का मुंह काला कर देना। इन संगठनों ने दहेज के लिए मार दी गई औरतों का डेटा इकट्ठा किया, समाज में जागरूकता कार्यक्रम चलाए। इसी दौरान स्त्री संघर्ष समिति का नुक्कड़ नाटक ओम स्वाहा काफी चर्चा में रहा। इन आंदोलनों को सफलता भी मिली। दिसंबर 1983 में क्रिमिनल लॉ में संशोधन किया गया, इसे 498A के तौर पर जाना जाता है। इस संशोधन ने शारीरिक और मानसिक क्रूरता को आपराधिक बना दिया, साथ ही गैर जमानती अपराध भी। इस तरह इंडियन एविडेंस एक्ट में भी बदलाव हुआ, जिसने आत्महत्या के लिए मजबूर कर दी गई औरतों को न्याय दिलाने में काफी मदद की। धारा 174 में भी संशोधन किया गया। इसके तहत उन मृतक महिलाओं का पोस्टमार्टम जरूरी कर दिया गया जिनकी मौत शादी के 7 साल के भीतर हुई है। अब आते हैं संपत्ति में औरतों के अधिकार पर। इसके लिए भी आजादी की लड़ाई के दौरान ही संघर्ष शुरू हो गया था। अलग अलग महिला संगठनों ने इसके लिए आवाज उठाई थी। अंग्रेजों ने भी इसे जरूरी माना था। 1941 में एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इसकी अध्यक्षता जो थे वो BN राव कर रहे थे। सबसे पहले इसी कमेटी ने हिंदू कोड बिल का पहला ड्राफ्ट पेश किया। बाद में इस ड्राफ्ट को आजाद भारत के कानून मंत्री BR अम्बेडकर ने संशोधित किया। इसमें हिंदू धर्म की औरतों को तलाक देने के अधिकार के साथ साथ संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने की बात थी। दूसरी तरफ बहुत से रूढ़िवादी समूह इन सुधारों का विरोध कर रहे थे। इनका इतना विरोध किया गया कि अंबेडकर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इन सुधारों को लेकर एकदम मन बना चुके थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल को 4 भागों में बांट दिया, जिसमें से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में पारित हुआ। इस एक्ट ने महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार दिया। इसी एक्ट में 2005 में संशोधन हुआ, जिसके बाद से प्रॉपर्टी में महिलाओं के अधिकार को लेकर और इजाफा हुआ। 50 के दशक में जब इस कानून को बनाने की तैयारी हो रही थी तो इसका काफी विरोध हुआ था, खासतौर पर हिंदू रूढ़िवादी संगठनों की तरफ से। ये संगठन हिंदू कोड बिल को हिंदू धर्म पर हमला बता रहे थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, मार्च 1949 में एक एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी बनाई गई। इसमें तमाम तरह के रूढ़िवादी तत्व शामिल थे, शंकराचार्यों से लेकर धर्म गुरुओं तक। कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग भी इसमें शामिल थे। आरएसएस ने तो मोर्चा खोल रखा था। आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा आयोजित की थी, जिसमें एक के बाद एक वक्ता ने इस बिल की आलोचना की और इन्हें हिंदू समाज के ऊपर गिराया गया एटम बम बताया। अंत में आते हैं बाल विवाह की बात पर। भारत में बाल विवाह की कुप्रथा भी प्रचलित थी। हमारे नामी गिरामी स्वतंत्रता सेनानियों की शादी तक बचपन में हुई। उन्होंने भी अपने बच्चों का बाल विवाह किया। बाल गंगाधर तिलक का नाम इसमें प्रमुख है। बाल विवाह के खिलाफ भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, सरोजनी नायडू, इन जैसी हस्तियों ने आवाज उठाई। इस क्रम में एक प्रमुख नाम हरविलास शारदा का भी है। इनके संघर्षों को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने 1929 में बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाया। बाद में इसमें एक संशोधन भी किया गया। इस संशोधन के तहत लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल की गई। पहले ये 14 और 18 साल थी। जो पिछला नियम था, कानून था, उसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना गया। कानून बने, लेकिन दुखद ये है कि आज के वक्त में भी बाल विवाह और दहेज से जुड़ी खबरें सामने आती हैं। औरतों के शोषण, दहेज के लिए उनसे मारपीट और हत्या तक की खबरें सामने आती हैं। दहेज का रूप थोड़ा बदल भी गया है। अब चाहे लड़की का परिवार हो या लड़के का, वो अपनी बेटी को इतना तो देंगे ही ना, वाली लाइन पर चलते हैं। इसका असर ऐसे परिवारों पर पड़ता है जो सक्षम नहीं है, लेकिन समाज के दबाव में वो ज्यादा दहेज जुटाने में खप जाते हैं। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे मुरारी। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे मितेश। देखते रहिए ऑर्डिनरी।